दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम जिस विषय पर बात करने के लिए आपके साथ हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक पड़ाव था और उस पड़ाव पे लाल किले पे राहुल गांधी ने कुछ बातें कही। उनमें से दो बातों पे मैं अपनी जो राय है, अपने जो विचार हैं वो आप सबके सामने रखना चाहता हूं और आप सबसे भी उम्मीद करता हूं कि आपको जो सही लगता हो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि बेसिकली ये एक तरीके का विचार है जिसको हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। राहुल गांधी की दो बातें महत्वपूर्ण थी जो आज हम इस चर्चा में शामिल करना चाहते हैं। सबसे पहली बात राहुल गांधी ने ये कही कि मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने या जो केंद्र की सरकार है उन्होंने 1000 करोड़ रुपए राहुल गांधी की इमेज को डाउन करने के लिए या इमेज को डेंट करने के लिए खर्च किए। दूसरी बात उन्होंने इसी से जोड़ते हुए कही कि जो मीडिया है वो एक तरीके से वो चीज़ें दिखाता है जो ग्राउंड पे नहीं है। इसके परिप्रेक्ष्य में राहुल ने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम को लेकर जितनी भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो दरअसल सड़कों पे नहीं दिखती हैं। राहुल गांधी ने जितनी यात्रा की उसमें उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ प्रेम देखा है, कहीं पे भी किसी के बीच किसी तरीके की नफ़रत नहीं देखी है। इन दो बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। पहला जो बिंदु है कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको डेंट करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनकी छवि को ख़राब करने के लिए 1000 करोड़ खर्च किया। देखिए, राजनीति जो है वो सत्ता को पाने का एक जरिया होती है और सत्ता जिसको मिल जाती है वो फिर किसी तरीके से अपने विरोधी को किसी भी तरीके से पराजित करने का हर काम करता है। राजनीति में इसी साम दाम दंड भेद को चाणक्य नीति के नाम से भी कहा गया है। अगर हम स्वतंत्र भारत की यानी आज़ाद भारत की बात करें, जब से यहाँ पे लोकतंत्र शुरू हुआ उसके बाद की अगर बात करें और राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कार्यकाल रहा है जहाँ पे कि जो सत्ता में सरकार रही हो उसने विपक्ष को प्रोत्साहित किया हो या ऐसा रहा हो कि अगर बहुमत के लायक उसके विधायक या सांसद उसको मिल गए हों तो उसने कहा हो कि भाई विपक्षी पार्टी जो है वो बहुत कम विधायक जीत पाई है तो इनके कुछ विधायक जितवा दो जिससे इनका सम्मान बना रहे या इनकी संख्या पूरी हो जाए। ऐसा कभी कोई परिदृश्य समझ में नहीं आया, ना दिखाई दिया। राजनीति क्रूर होती है और वो अपने विरोधी को किसी भी तरीके से परास्त करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर हम इस पूरे इतिहास को देखने की कोशिश करें तो आज़ाद भारत के बाद 1977 तक 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही है। करीब 25 साल कांग्रेस की सरकार ने शुरुआती दौर में यहाँ पे शासन किया है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे हैं, फिर लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जब कांग्रेस में एक जो आपसी द्वंद्व चला और वहाँ पे इंदिरा जी ने जिस तरीके से कांग्रेस को होल्ड किया, उसके बाद इंडियन कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस जो है वो कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा बन गई। कांग्रेस इंदिरा बनने का जो सफ़र था वो भी एक तरीके से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के अपने संगठन के लिए एक तरीके का जो वर्चस्ववादी राजनीति थी उसकी थी। जिस समय इंदिरा जी पूरे फॉर्म में थी, उनका पूरा एक रौला पूरे देश में था, उस समय जो भी विपक्षी दल थे, चाहे वो समाजवादी विचारधारा के लोग हों, चाहे दक्षिणपंथी लोग हों, वामपंथी लोग हों, इन सब की कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं होती थी और उस दौर में लोकसभा में ये लोग बहुत ही कम संख्या में जीत के जाते थे। भारतीय जनता पार्टी उस समय थी नहीं, जनसंघ के नाम से भारतीय जनता पार्टी होती थी। और जब इंदिरा जी का एक खिलाफत शुरू हुई और समाजवादी नेताओं ने और दूसरे नेताओं ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा इसलिए था कि अब कांग्रेस की
अलावा कोई भी सरकार बनेगी। उस समय कांग्रेस एक तरफ थी और बाकी जो विपक्ष था वो एकजुट हो गया। जयप्रकाश नारायण ने एक पद यात्रा निकाली, जैसे आज राहुल गांधी पद यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक वैसी ही यात्रा जयप्रकाश नारायण ने निकाली थी। जयप्रकाश नारायण की यात्रा का जो मुख्य नारा था कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। ये सीधे सीधे संदेश था श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए, जो उस समय की देश की प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस की लीडर थी। उस समय इंदिरा जी को लगा कि जब वो चारों तरफ से घिर गई हैं और अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, तब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई देश में। इमरजेंसी के बारे में सबको पता है कि किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई। उस दौरान राष्ट्रपति ने कैसे शासन जो उस पर हस्ताक्षर किए, कोर्ट की क्या स्थिति थी और जो संवैधानिक संस्थाएं थी उन्होंने किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान चीज़ों को देखा था। तो ये कोई छिपी बात नहीं है, सबको इतिहास में ये चीज़ें दर्ज हैं। इंदिरा जी ने जैसे कि राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बदनाम करने के लिए उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए 1000 करोड़ खर्च किए। इंदिरा जी ने जयप्रकाश नारायण की इमेज या जो विरोधी नेता थे उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए पैसा नहीं खर्च किया। उन्होंने सीधे सीधे इमरजेंसी लगाई और 19 महीनों के लिए जितने भी नेता थे उन सबको जेल में भेज दिया। आप समझ सकते हैं कि इंदिरा जी ने सिर्फ क्यों किया, क्योंकि उनको अपनी सत्ता, अपना जो वर्चस्व था वो बनाए रखना था, और वर्चस्व बनाए रखने के लिए इंदिरा जी ने इमरजेंसी जैसा कड़ा फैसला लिया, जिसकी आज भी आलोचना हो रही है। उस समय आलोचना करने की स्थिति में कोई था नहीं और जिसने आलोचना की वो जेल भेज दिया गया। मीडिया की जो भूमिका की बात की कि भाई मीडिया जो है वो प्रधानमंत्री के इशारे पे खबरों को गढ़ता है, खबरों को दिखाता है। इमरजेंसी के दौरान किसी भी मीडिया हाउस में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस दौरान की हकीकत को लिख सकता। आज राहुल गांधी के पास सोशल मीडिया की कम से अगर हम एक कुछ क्षण के लिए मान भी लें कि मीडिया का पूरा वर्ग जो है वो मोदी के साथ है, तो भी सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जिसके ज़रिए कांग्रेस अपनी चीज़ें लोगों तक पहुंचा रही है, चाहे वो फेसबुक लाइव हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हैंडल्स हों। ये एक बड़ी ताकत मिली हुई है कि जिसमें कि बिना मीडिया के साथ लिए भी आप अपनी बात को कह सकते हैं, और उसी माध्यम से आज राहुल गांधी अपनी बात कह रहे हैं। इंदिरा जी के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी। अखबार थे जिन पे प्रतिबंध था, टीवी उस समय उतना प्रचलित नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक चैनल बिल्कुल भी नहीं थे, और रेडियो पे सरकारी प्रतिबंध था। रेडियो और टीवी के जो भी माध्यम थे वो पूरी तौर से सरकार के नियंत्रण में थे। तो ऐसे में विपक्ष की आवाज़ कहीं से भी, किसी भी कोने से पानी के रिसाव की तरह भी निकलने वाली नहीं थी। पूरी तौर से वो एक जगह से वो एकदम बंद हो गई थी। किसी भी तरीके से उस आवाज़ को विपक्ष सामने ला नहीं पा रहा था। इसके बाद भी विपक्ष ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी, और ये लड़ाई ऐसी हुई कि जब 1977 में लोकसभा का चुनाव होता है तो इंदिरा जी बुरी तरीके से हारती हैं, और भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल जो जनता पार्टी के नाम से सरकार बनती है, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इंदिरा जी इतनी हार के बाद भी खामोश नहीं बैठी। उनका जो काम था वो जारी रहा, और उस काम का वो जो उनका एक तरीके का, हम अगर राजनीतिक षड्यंत्र कहें तो भी कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जनता पार्टी की जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, उसमें एक अंदरूनी फूट डाली, और नतीजा ये हुआ कि वो सरकार 2.5 साल में ही गिर गई। इंदिरा जी की उसी रणनीति का नतीजा था कि चौधरी चरण सिंह को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी किया, कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया, जनता पार्टी की सरकार गिर गई, और एक बार फिर से इंदिरा गांधी ने पूरे देश के सामने ये साबित करने की कोशिश की कि अगर कोई सरकार चला सकता है तो वो इंदिरा जी ही चला सकती हैं। नतीजा क्या हुआ कि 1980 में दोबारा जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इंदिरा जी पूरे बहुमत से जीत के आती हैं और वो प्रधानमंत्री बनती हैं। उदाहरण इसलिए मैंने दिया क्योंकि आप देखिए कि सत्ता को हासिल करने के लिए
के साथ ही साथ सत्ता को बनाए रखने के लिए नेता हर तरीके का प्रयास करता है। कोई भी नेता किसी भी दौर में विपक्ष को ये अवसर नहीं देता कि वो खुद आगे बढ़ के कि वो अपने आप जो है कुछ कर ले। विपक्ष को कोई भी नेता, सत्ता पक्ष कभी भी मौका नहीं देता। इंदिरा जी इसका उदाहरण थी। उसके बाद अगर हम आगे भी उदाहरण को देखें तो हम देख सकते हैं जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं 1984 में लोकसभा का चुनाव होता है तो पूर्ण बहुमत से अधिक उनको सीटें मिलती हैं। उस समय भाजपा की बहुत कम सीटें होती थी, 1-2 सीटें थी। और मुझे याद आता है कि अटल जी ने एक बार कहा था कि अगर हमारी 2 भी सीटें लोकसभा में हैं, चूँकि उस समय जनता पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन हो चुका था, जो जनसंघ थी वो भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी, तो भी बहुत होगा। तब राजीव गांधी ने अटल जी से या आडवाणी जी से ये नहीं कहा कि भाई आपके पास सीटें कम है, आप हमसे कुछ ले लीजिए, आप विपक्ष हैं और हम सत्ता पक्ष के लोग हैं, उदार हैं, तो हम आपको सीटें दे देंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। तो सत्ता पक्ष कभी भी उदार नहीं होता है, वो हर कीमत पे अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हर काम करता है और विपक्ष को उसी में से रास्ता निकाल के आगे बढ़ना होता है। प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन चला, विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से अलग हुए और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी सरकार बनाई जनता दल के नाम से। एक बार फिर वहाँ पे राजीव गांधी की जो योजना थी वो कामयाब हुई। जनता दल की सरकार गिरती है और चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक अलग सरकार बनती है। फिर चुनाव होता है, लेकिन इसी दौरान राजीव गांधी की हत्या होती है और इस तरीके से कांग्रेस में जो एक वर्चस्व होता है गांधी परिवार का, वो वहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद नरसिम्हा राव सरकार बनाते हैं और फिर वो मिलीजुली सरकारों का दौर चलता रहता है। 1998 में पहली बार अटल जी की सरकार बनती है और वो एक वोट से गिर जाती है। उस समय विपक्ष के किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा होगा कि भाई एक वोट से तुम्हारी सरकार गिर रही है तो एक वोट हमारी सरकार से ले लो और अपनी जो हमारी पार्टी से ले लो और अपनी सरकार बना लो। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव होता है, एक जो है राजग का एनडीए गठबंधन बनता है। अटल जी फिर चुनाव लड़ते हैं और एक गठबंधन के सहारे प्रधानमंत्री बनते हैं। 2004 तक वो प्रधानमंत्री बने रहते हैं। 2004 में फिर एक बार कांग्रेस जीतती है और 2004 के बाद वो 14 तक 10 साल वो सरकार चलाती है। इन 10 सालों में भी कभी भी ऐसे मौके नहीं आए कि उसने भारतीय जनता पार्टी से कहा हो कि आप विपक्ष के लोग हैं, आप थोड़ा आराम करिए और हम आपको मदद करते हैं। 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री जब बनते हैं वहाँ पे गोधरा कांड होता है। उसके बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके का एक सिनेरियो बनाया, जिस तरीके के आरोप लगाए, जिस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल हुआ, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और एक तरीके से पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना आक्रामक प्रचार कांग्रेस ने किया कि मोदी जो है वो पूरे देश के पटल पे नेता बन के उभर आए। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका ने मोदी को वीज़ा देने से भी इनकार कर दिया था। एक दौर वो भी था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने ये तो नहीं कहा कि भाई मोदी जी को हम सपोर्ट करते हैं और अमेरिका को वीज़ा देना चाहिए। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप सत्ता और विपक्ष का जो व्यवहार होता है, जो उनके बीच आपसी द्वंद्व होते हैं, जो उनके बीच स्थितियाँ हैं, उनको आप आसानी से समझ सकें। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा ऐसा प्रयास कर रही है। 2014 में वही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आज उन पे आरोप लगता है कि भाई वो सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और भी तमाम संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे उदाहरण हमने इमरजेंसी के दौरान देखे। उसके बाद गुजरात में जब गोधरा कांड हुआ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये सारे चीज़ें सामने आई थी, बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल केंद्र ने किया था, वो किसी से छिपा नहीं, वो इतिहास का कोई विषय नहीं, बहुत सारे लोगों को वो पता है। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस में जो एक चेंज आया, उसके बाद नेहरू गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं बना। 2004 से 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री थे, उसके पहले 91 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इस जो दौर में जो गांधी परिवार का दौर था वो राजीव गांधी के बाद ख़त्म हुआ और प्रधानमंत्री कोई उस परिवार से नहीं बना। राहुल गांधी 2004 में लोकसभा का चुनाव जीत कर आते हैं और 2022 जब हम आज इस विषय पर बात कर रहे हैं तो करीब 18 साल का समय हो गया और 18 साल के इस समय में अगर राहुल गांधी खुद को आज भी नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें भाजपा की कोई गलती नहीं है। ये काम तो राहुल गांधी को करना था कि भाई वो चुनाव लड़ के आते, जीत के आते, अपनी पार्टी को जिताते और ये साबित करते कि वो नेता हैं। विपक्ष का काम ये कहना नहीं होता कि भाई सत्ता पक्ष उनको चलने नहीं दे रहा है। सत्ता पक्ष तो चलने नहीं देगा। राजनीति एक स्पर्धा है और ऐसी स्पर्धा है कि जिसमें जो साथ दौड़ने वाला है वो उसको लंगड़ी भी मारता है। इसी लंगड़ी को साम दाम दंड भेद भी कहते हैं। जैसे रेस हो रही है अगर खिलाड़ियों के बीच तो वहाँ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है कि भाई दोनों खिलाड़ी दौड़ेंगे, लेकिन राजनीति में दौड़ते दौड़ते एक दूसरे को लंगड़ी भी मारेंगे और ये दौर भारत में लंबे समय से चल रहा है। इसमें कोई बदलाव या कोई ऐसी नई चीज़ अब नहीं डेवलप हुई जो पहले न रही हो। जो भी सत्ता में रहता है वो विपक्ष को आगे बढ़ने नहीं देता है। उसकी हर कोशिश होती है कि विपक्ष किसी भी तरीके से धराशायी हो, किसी भी तरीके से सीटें न जीत पाए। यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हो सकता है जो राहुल गांधी का आरोप है उससे हम सहमत हैं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, लेकिन ये उसका हक है, ये उसका अधिकार है कि वो विपक्ष के साथ लड़ाई लड़े। संवैधानिक जो संस्थाओं के मिसयूज़ की बात होती है वो एक अलग डिबेट का विषय है और उसके लिए भी बहुत सारी नज़ीर खुद भारतीय राजनीति में सामने हैं जिसको रख के आज वो बात कर रहे हैं। कई बार ऐसे इशूज़ सामने आते हैं कि मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि मीडिया का दुरुपयोग तो जो इमरजेंसी हुआ था तब हुआ था। बहरहाल हमारा जो कहने का मतलब ये है कि सत्ता पक्ष हमेशा कुर्सी को हासिल करने के लिए हर तरीके का साम दाम दंड भेद करता है और विपक्ष को चाहिए कि वो मजबूती से अपनी बात को रखे, अपने प्रयासों को रखे और अपने काम को रखे। राजनीति में सिर्फ आरोप लगाने से कि कोई हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, उससे आप आगे नहीं बढ़ सकते और उससे आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। मीडिया में बिजनेसमैन का जो इस्तेमाल है वो भी एक मुद्दा था। ये मुद्दा भी पुराना है। बहुत सारे बिजनेसमैनों ने मीडिया हाउस चलाए हैं, बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं, ख़ास तौर से 1990 के बाद से जब एक अलग तरीके का व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता शुरू हुई तब से बिजनेस जो घराने हैं वो मीडिया हाउस को चला रहे हैं। तो इस तरीके से जो बिजनेस का करने वाला कोई मीडिया हाउस को चलाता है उसके अपने फ़ायदे होते हैं। वो मिशन के लिए पत्रकारिता नहीं कर रहा है। आज का दौर बदल चुका है। ये बात ज़रूर है कि इमरजेंसी के दौरान में विपक्ष के पास सोशल मीडिया का हथियार, सोशल मीडिया का संबल, सोशल मीडिया का अधिकार नहीं था, लेकिन आज राहुल गांधी के पास ये सोशल मीडिया का अधिकार है। उसको वो टूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो आरोप है वो सिर्फ अपनी छवि को बनाए रखने के लिए है, लेकिन इसे जनता समझती है। अगर भाजपा आपको रोक रही है तो आपका काम रुकना नहीं है, आपका काम उसको अपने कामों से मुकाबला करना है। अगर अमेठी में आप चुनाव हारे हैं तो इसमें सिर्फ भाजपा की ही बात नहीं है, आपकी अपनी भी कहीं कमियां रही होंगी। एक बार दूसरों पे आरोप लगाने से बेहतर होता है कि कई बार हम अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। आज राहुल गांधी की यात्रा को बहुत समर्थन मिल रहा है, लेकिन ये समर्थन क्या जयप्रकाश नारायण की यात्रा की तरह है कि वो सत्ता पलट देगा, या चंद्रशेखर की यात्रा की तरह है कि वो एक बदलाव लाएगा? इस बदलाव के लिए एक संगठन की ज़रूरत होती है। कांग्रेस अभी उस संगठन को कितना मजबूत कर पाई है ये देखना बाकी है। अगर राहुल गांधी की इस यात्रा का चुनावी लाभ होता है, 2024 में उनको कोई एक अधिकार मिलता है, उनको वो मोदी को सत्ता से हटाने में सफल होते हैं, तभी इस यात्रा का
को सफल माना जाएगा। अन्यथा ऐसी यात्राओं का कोई मतलब नहीं, क्योंकि राजनीति में जो सत्ता हासिल करना ही मुख्य मकसद होता है, और अगर आप सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो उस राजनीति को जनता भी स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि आप विपक्ष भी राजनीति करने के लिए ही आया है, और वो सत्ता हासिल करने, सत्ता के जरिए ही, काशीराम ने कहा था कि सत्ता की चाबी से ही हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए राजनीति होती है, राजनीति में सरकारें बनती हैं, सरकारें अपने नियम कायदे कानून जनता के हित में बनाती हैं। हर राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है, वो उस विचारधारा के आधार पर विचारधारा को लेके चुनाव जीत कर आता है, और उसी विचारधारा के प्रति वो जवाबदेह होता है, और उसी विचारधारा के प्रति वो अपने जो नियम कानून और सिद्धांत होते हैं उनको करता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि बातचीत थोड़ी लंबी थी। मेरा जो मकसद है वो न राहुल गांधी का पक्ष या विपक्ष लेने से है, और ना ही नरेंद्र मोदी के पक्ष या विपक्ष का है। और सच कहें तो हमारी आवाज़ उतनी बुलंद भी नहीं है कि हमको उस लेवल पर कोई नोटिस लेता होगा, लेकिन आप सभी दोस्त, आप सभी साथी हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। एक राजनीतिक चर्चा मेरे मन में आई तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों के साथ इस पर विचार विमर्श किया जाए। शुक्रिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। धन्यवाद।